हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोग के बीच यूनिट 2 का टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स लेके आया हूँ। अब ये केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? देखा जाए तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत पूछे, एक फार्मूला टाइप्स। ठीक है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कि काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कैसे काम करता है। काइनेटिक्स, इसमें कैसे रिएक्शन होता है और रिएक्शन किस दिशा में चलता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं, इसको काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें ऊर्जा भी लगता है। ये किस रेट से केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम। हम लोग जानते हैं यदि दो तरफ केमिकल रिएक्शन हो तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, राइट हैंड साइड को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में यदि चेंज हो और कितने समय में चेंज हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है यूनिट ऑफ रेट, या तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा और मोल डेसीमीटर पर सेकेंड होगा, मोल पर डेसीमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। रेट दो भाग में बांटता है, एक रिएक्टेंट के टर्म में, एक प्रोडक्ट के टर्म में। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। यदि रिएक्टेंट के टर्म में इसको बांटते हैं तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज की तरफ रहेगा। प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। इसको बस समझना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन, इसको मैंने डेल पी बाय डेल टी से डिनोट किया है। यदि हम इसका एवरेज निकालें और इसी साइड में यदि हम लोग रिएक्टेंट को लेके चलते हैं तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा टाइम। ये जो ट्रायंगल का साइन है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और इसको यदि हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, टाइम और कंसंट्रेशन, तो आप ये रेट देख रहे हैं, रिएक्टेंट डिक्रीज है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। तो ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ किसका? केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में आगे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन हमको इसमें पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊँ। अब मान लीजिए रेट क्या था? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय प्रोडक्ट बाय टाइम। अब रिएक्टेंट रेट बराबर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम। अब हम इसको रेट को सी फाइनल बाय सी इनिशियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन का रेट निकलता है कंसंट्रेशन, वो फाइनल बाय इनिशियल निकलता है, कि शुरू में कैसा था, लास्ट में कैसा था। तो लास्ट से शुरू को माइनस किया जाता है बाय टाइम फाइनल बाय टाइम इनिशियल माइनस टाइम इनिशियल। ठीक, अब आते हैं और डिटेल में। रेट को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंट रेट। ओवर द लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत समय के बाद, बहुत इंटरवल के बाद। ओवर द मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक ऐसा रेट जो मिनिमम कम टाइम टेकन हो, और एवरेज रेट ज़्यादा टाइम टेकन हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं dt जो है वो 0 है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मैं मान लीजिए स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B, ये हो गया रिएक्टेंट का साइड। स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। अब हम इसका एवरेज रेट निकालेंगे। तो मैंने बताया कि रिएक्टेंट जो होता है वो निगेटिव होता है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी -1/a हो गया इसको, फिर डेल्टा a कैपिटल A बाय डेल्टा t, फिर इजिकल टू का साइन तो रहेगा, ये भी रिएक्टेंट ही है, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय b बाय टाइम। ठीक है, अब ये आ गया प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे 1/c डेल्टा c बाय डेल्टा t इजिकल टू +1/d डेल्टा d बाय डेल्टा t। अब ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रोडक्ट है।
ये तो हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेल्टा से डिनोट किया है, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात आती है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं -1/, ये दोनों में सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे dA/dt हो गया। यहाँ पे सिंबल यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, बस इसमें यही डिफरेंस है। -1/b dB/dt +1/c dC/dt +1/d ddt/dt, ठीक। अब हम इंस्टेंटेनियस रेट को लेके चलते हैं आगे, जिसमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए यदि लेते हैं तो -dA/dt, ठीक है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लेते हैं तो -dB/dt, ठीक उसी प्रकार से ये तो डिसअपियरेंस है, ख़त्म हो गया, लेकिन प्रोडक्ट ना बनेगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस dC/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी प्लस dt/dt, ठीक है। तो इस प्रकार से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाता है। अब एक नया टर्म हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में होता है कि बहुत सारे रिएक्शन पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, बहुत सारे स्पेसिस जो रिएक्शन में पार्ट ले सकते हैं वो पार्ट लेते हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल में कभी नहीं हो सकता, इनफाइनाइट और इमेजिनरी ये कभी नहीं हो सकता। क्या? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, और इसमें दोनों होता है, एलिमेंट्री भी होता है और कम्प्लेक्स भी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यही डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। ये जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब हमको इसी को आगे पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब जैसे एक टर्म आया है एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स, ये कहाँ देखा गया है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट्री क्या होता है, एक स्टेप में यदि रिएक्शन हो जाए तो एलिमेंट्री, कम्प्लेक्स जो मल्टी स्टेप रिएक्शन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A + B C, तो यहाँ पे A + B 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी 2, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3, A B C 3 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ पावर। यदि कोई पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है केमिकल काइनेटिक्स में, तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर कितने पावर हैं उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से XA + YB ZC, तो रेट क्या होगा? ये तो कांस्टेंट लगेगा ही, ये A के ऊपर M आ गया, B के ऊपर N, ठीक है। ये M और N क्या है? यही पावर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए M = X पावर हुआ ना, N = Y, ये बराबर भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है, और K हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? सम ऑफ पावर। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये देखिए, हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो यूनिट ऑफ के ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? मान लीजिए रेट, और मैंने बताया कि ऑर्डर जो होता है वो सम ऑफ पावर होता है, तो ये जीरो ऑर्डर है तो A के ऊपर जीरो। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन बाय टाइम, और K, ये तो A0 0 हो गया। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूल या मोल। टाइम क्या होता है? लीटर इंटू सेकेंड बराबर K, तो इसका K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यदि आपको पूछे कि यूनिट क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक उसी प्रकार से यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? अब मान लीजिए रेट बराबर K, A के ऊपर 1 था क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सेम होगा कंसंट्रेशन बाय टाइम K, और ये कंसंट्रेशन होगा। इसको हम एक साइड लाते हैं तो कंसंट्रेशन इधर आ गया, तो कंसंट्रेशन कट गया, बचा टाइम, तो K बराबर पर सेकेंड। यदि आपको कोई पूछे यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो पर सेकेंड। यही आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? तो पर सेकेंड।
अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? यूनिट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और इसमें रिएक्टेंट जो होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, लार्ज एक्सेस में होगा। ठीक, अब हम लोग एक फॉर्मूला है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसको लेके चलता है। रेट बराबर के ए का पावर 0, तो के कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम रेट बराबर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको हम लोग 4 तरीके से देखते हैं। ए टी बराबर ए नॉट माइनस के बराबर एक्स बाई टी हाफ ए नॉट बाई 2k, और टी का कंपोजिशन ए नॉट बाय के। ठीक है, ये सब रिलेशन है, एक साथ रिलेशन। मान लीजिए यदि ग्राफ के हिसाब से देखते हैं, एग्जाम में नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जानते हैं। मान लीजिए एक ए नॉट का है, एक टी हाफ का है, तो इसका स्लोप कैसा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? तो 1/2k, और ये वाई बराबर क्या हो गया? mx, और इसका टी हाफ वैल्यू कितना हो गया? 1/2k डॉट ए नॉट। ठीक है, मैं इसको उतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता क्योंकि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मैं फिर भी आपके बीच ये लेके आया हूँ, आप इसको आराम से देखें। तो 2 इंटू टी हाफ बराबर टी कंपोजिशन, और इसका यदि हम लोग निकालते हैं, ये तो था ए नॉट बाय टी हाफ का स्लोप ऐसा बनता है, ये आपको याद रखना है 1/2k, और ए नॉट बाय ए टी का जो रेट का है वो इस तरीके से कांस्टेंट बनता है। ठीक इसी प्रकार से अब मानिए कि ए टी बराबर क्या होता है? ए नॉट माइनस के टी। ए टी हम वाई की तरफ रखेंगे, ठीक है, और के टी ए नॉट माइनस के टी जो है एक्स की तरफ रहेगा। ठीक, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। अब हम इसको यदि एक्स और वाई को देखते हैं तो ये टाइम कंसंट्रेशन हो गया, टाइम टेकन हो गया, ये ए टी हो गया, तो यहाँ पे ए नॉट आ जाएगा, तो इसका स्लोप जो होगा माइनस के, निगेटिव की तरफ स्लोप बनता है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है जो स्लोप को यहाँ पे दिखा रहा है, ग्राफ को यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दिखा रहा है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसको समझना, इसी को समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो रेट बराबर के ए के ऊपर ये फर्स्ट ऑर्डर है। एक फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 बाई टाइम लॉग ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट क्या हो गया? इनिशियल कंसंट्रेशन। अब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे भी जो ए नॉट लिखा है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा है। ए नॉट माइनस एक्स क्या होगा? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ पे टी हाफ क्या हो गया? 2.303 बाई के लॉग 2। ठीक, इसको पूरा डिटेल में निकाला गया तो टी हाफ कितना निकला? 0.693 बाई के। टी हाफ क्या है? इस इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यदि T75 निकालते हैं तो 2.303 बाई के लॉग 4। ये भी आप बस इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि टी हाफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो 0.693 बाई के। बस इसको ध्यान रखना है, इसको उतना डिटेल में नहीं जाना है। अब एक तरफ कंसंट्रेशन बाय है, एक तरफ यदि टी हाफ है, टी हाफ का यदि कंसंट्रेशन देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा कांस्टेंट होगा, लेकिन k बाई 2.303 यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे तो इसका इस तरीके से इंक्रीज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक कंसेप्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर का, तो k बराबर ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। ये हम लोग केमिस्ट्री में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट्स लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, ए होता है आर्हेनियस कांस्टेंट, आर होता है गैस कांस्टेंट, टी होता है टेम्परेचर। इस तरीके से यदि लिखा जाए के बराबर माइनस ई ए बाई आर टी प्लस नेचुरल लॉग ए, तो टू डिफरेंट टेम्परेचर, K2 बाई K1 यदि निकालना है तो ई ए बाई आर, और ये टेम्परेचर आ जाता है कांस्टेंट 1/T1 माइनस 1/T2। K2 बाई K1 यदि लॉग निकालते हैं बराबर ई ए बाई 2.303 आर, यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2, और नेचुरल लॉग एक्स बराबर 2.303 लॉग एक्स। ये सब जो है बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक में ये सभी आते हैं, तो मैं आपको बस एक नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा।
होता क्या है, विथ राइज इन 10 डिग्री टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन कब डबल होता है? जब टेम्परेचर बढ़ जाए। देख रहे हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री राइज हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो R1/R2 बराबर K1/K2। अब ये जो है 1/T का टेम्परेचर का स्लोप है, नेचुरल लॉग K, तो स्लोप कितना होगा? -EA/R। और ये एक फार्मूला है, ln K ln AE माइनस ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया -EA/RT। ये भी है -EA/RT। ठीक, और ये y बराबर mx+c। ठीक है, ये सब एक फार्मूला है। अब मैं आपको एक लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो इसका लास्ट है। मान लीजिए ये एक ग्राफ है। ठीक, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हैं जो इस तरीके से स्लोप बना हुआ है। ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। ठीक है, इसमें एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। मान लीजिए एनर्जी लगेगा, ऊपर तक जाएगा, फिर प्रोडक्ट, मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो एनर्जी लगेगा, तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। तो इसमें ER हो गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, EP हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आती हैं कि इसमें किस प्रकार का रिएक्शन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा जाता है, और इसमें एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लगते हैं, मतलब एक ऐसा एनर्जी लगते हैं जिसमें मिनिमम एनर्जी ऐसा लगता है इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए विथ एडिशंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें एक ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी लगा जो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ये एक ग्राफ है। अब एक टर्म आता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? वो हेल्प करता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। वो कहता है कि भाई हमें तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं रिएक्शन करवा दूंगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट भागीदारी नहीं लेता रिएक्शन में, लेकिन उस रिएक्शन को स्पीड करा देता है, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक है ये बड़ा लेंदी टॉपिक चला है। ठीक है, कैटलिस्ट हो गया, ये ग्राफ हो गया, और आज के टॉपिक में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को थोड़ा लेंदी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश की है। ठीक है, और इसमें मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंस को बताया है कि क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को बताया है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, और यदि आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप इसका अच्छे से नोट्स बनाएं। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में लिख रखा है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और ये सब जो टॉपिक है ग्राफ, ये इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेट नहीं करता है, ये बस केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ इसलिए बता दिया है, मान लीजिए यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आपके पास ये नोट्स रहेगा तो आप आराम से बना पाएँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं, और आप अपने तरफ से भी कोशिश करें समझने का, पढ़ने का। मैं और भी यूनिट 2 का लेक्चर अब लेते हुए आऊँगा आप लोग के बीच, तो यूनिट 2 अब आपका कंटिन्यूस चलेगा, और बीच बीच में मैं यूनिट 3 का टॉपिक लेते रहूँगा। साथ में यूनिट 1, यूनिट 8, यूनिट 10 आपके प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।